हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग डियर स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का 7 मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं समाज शास्त्र का। इस पेपर को हम आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं और पेपर देने से पहले आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आज का वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं 7 मार्च 2024 का जो आपका पेपर होने वाला है समाजशास्त्र का, ऐसे ही आएगा आपका पेपर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो इस मॉडल पेपर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2023 और 24 का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का पेपर है। पूर्णांक यहाँ पर देखिए, पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी को पता होगा 100 नंबर का पूर्णांक के साथ में आता है। समय आपका क्या है, समय वही है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा आपका दिया जाता है किसके लिए, 3 घंटा जो दिया जाता है आपका पेपर को हल करने के लिए, और 15 मिनट आपका पेपर को पढ़ने के लिए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। नोट में आप देख लीजिएगा कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न संख्या कौन से लेकर कितने तक क्या है, कितने नंबर का है, कितने आंसर देना है, यानी कितना शब्द में इसका आंसर हमें लिखना है, यहाँ पर सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो वीडियो को रोककर भी इसको आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सीधा पॉइंट पर बहुविकल्पीय प्रश्नों से। देखिए, जो समाज शास्त्र में स्टूडेंट आपकी 4 तरह के प्रश्न होते हैं। सबसे पहला आपका हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सबसे पहला हो गया। दूसरा आपका अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। तीसरा आपका है लघु उत्तरीय, क्या है, लघु उत्तरीय। फिर लास्ट में जो हमारा बचता है क्या है, दीर्घ उत्तरीय। लास्ट में हमारा दीर्घ उत्तरीय बचता है। तो ये 4 तरह के आपके समाज शास्त्र में जो है प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 4 तरह के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ये मॉडल पेपर हम आप लोगों के साथ में हल कर रहे हैं, तो इसका यदि आपको आंसर पता है तो बिना हिचकिचाए कमेंट में हमें बता सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वायरल मॉडल पेपर है। तो जो निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या है, कारण नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर का हो जाएगा, निम्न जीवन स्तर हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होता है। दूसरा देखिए क्या है, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या रहा है। जो परंपरागत भारतीय समाज है, इसमें जो स्थिरीकरण का आधार रहा है वो आपका रहा है जाति रहा है। क्या रहा है, इनमें से खा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा एक नंबर का अहमियत, मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और रेगुलर वीडियो देखते होंगे, तो हम उसमें काफ़ी उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता है, यानी निम्न में कौन सी जो संयुक्त परिवार की आपकी विशेषता है। का है आपका सामान्य मनोवृत्तियाँ, खा है सामान्य संपत्ति, गा है एक संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका तीसरा है, इनमें से आपका सामान्य संपत्ति हो जाएगा, जो कि संयुक्त परिवार की क्या है, विशेषता है। तीसरे का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा नंबर, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है। क्या मुख्य आधार स्टूडेंट, याद रखिएगा, वस्तु की मांग व पूर्ति हो जाता है, जो कि वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है स्टूडेंट। चौथे प्रश्न भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने काफ़ी बार बताया है। वो मैं आज भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो होता है बुक में कभी कभी नहीं मिलता है और कभी कभी इसका ऑप्शन भी गलत दे दिया जाता है, तो हमें गूगल पर सर्च करना पड़ता है और गूगल भी कभी कभी क्या है, घुमा फिरा देता है, तो उसका राइट आंसर नहीं पता है। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर गलत इसका ऑप्शन दे रहे हैं। हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट, सभी को अच्छे नंबर से पास कराना है, अच्छा नंबर हमें दिलाना है। ये नहीं कि हर एक बच्चा क्या है वो फेल हो जाए। फेल हमारा करने का बिल्कुल टारगेट नहीं। हमारा ये टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे अंक से क्या है, काफ़ी अच्छे अंक से प्राप्त हो, काफ़ी अच्छा अंक से वो लोग पास हो, काफ़ी अच्छा स्कोर करें बोर्ड एग्जाम में। तो हमारी यही मनोकामना है स्टूडेंट। तो चौथे का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए क्या है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया। तो यहाँ पर जो 1930 के दशक में हरिजन नाम से क्या एक प्रकार से संबोधन आरंभ किया था स्टूडेंट। पांचवे का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा।
6 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है कि स्त्रियों प्रति 1000 पुरुष, यानी जो स्त्रियां हैं एक स्त्रियों पर प्रति 1000 पुरुषों कितना था, तो वहाँ पर जो एक मतलब जो 1000 स्त्रियों पर यानी 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो कितना था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा 940 हो जाएगा, यानी 1000 पुरुष तो 940 जो है स्त्रियाँ हैं स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है 7वां, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, यानी जो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम है यहाँ पर ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट सभी को पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया है, 2005 हो जाएगा जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम है, और ये आपकी सोशियोलॉजी में भी देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। देखिए सारे मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यदि आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको मॉडल पेपर सेंड कर देंगे और इसको आप तैयार करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट मॉडल पेपर हल करने से एक ज़रूर हमें फ़ायदा होता है कि 30 से 40 नंबर, हम जितना ज़्यादा मॉडल पेपर को हल करे रहते हैं तो 30 से 40 नंबर हमें मॉडल पेपर के थ्रू ही मिल जाता है। बाकी के जो बचते हैं आपके कितने 60%, वो तो आप एज इट इज़ क्वेश्चन याद करके इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़कर आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। लेकिन 30 से 40 नंबर जो हमारा किस में कन्फर्म हो जाता है, मॉडल पेपर में। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का चरण है, परियोजना कार्य का जो चरण है क्या है, इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी अध्ययन विषय का चुनाव ही, अध्ययन प्रवृत्तियों का चुनाव और तथ्यों का संकलन, ये सभी हो जाएंगे जो कि परियोजना कार्य का क्या है, चरण है। अगला देखिए क्या है, देखिए सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये खासकर वीडियो हम आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, जो आप कमेंट करते हैं हम उसी पर वीडियो बना देते हैं। तो 9 नंबर देखिए आपका प्रश्न, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। 4 आपके पास विकल्प है जैसा कि आप देख सकते हैं, मानवतावाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद या अंतर्राष्ट्रीयता। उपनिवेशवाद जो है सोच का प्रतिफल है, किस सोच का, आंसर यहाँ पर आपका बिना सोचे समझे आप लगा दीजिएगा साम्राज्यवाद पर। 9 का आपका गा हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट इस वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है मैं गलत बता रहा हूँ, या कुछ भी ऑप्शन जो है गलत आपको लग रहा है, तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर इन्फॉर्म कीजिएगा वीडियो के साथ में, और ये भी बताइएगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है ये आपको गलत लग रहा है, इसका ऑप्शन ये नहीं ये होना चाहिए, तो प्लीज़ हमें बताइएगा स्टूडेंट। 10 नंबर आपका प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यानी तृतीय, तो पंचायती राज में जो स्तर होता है वो कितना होता है, तृतीय होता है। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न आ गया स्टूडेंट, कितना, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है। अति लघु उत्तरीय का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और ये भी शायद आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्रश्न पूछा आता है, 10 पूछा आता है। ये देखिए, तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है अति लघु उत्तरीय का, कि हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो आपका हरित क्रांति है इसके आपको 3 प्रभाव के बारे में बताइए। तो जैसा कि हमने आपको स्टूडेंट शुरुआत में बताया था कि इस मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन करने वाले, तो हम आपको इसका आंसर भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने 3 प्रभावों के बारे में भी लिखा है। देखिए हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख इस प्रकार से, सबसे पहला है आपका, देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर बना। देश के जो है खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता से जो वृद्धि के फलस्वरूप भारत में क्या है, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। दूसरा आपका, लोगों की आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में पारस्परिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि क्या हुई, समाप्त हुई। अभी भी चल रही है ग्रामीण इलाकों में जजमानी प्रथा, याद रखिएगा। तीसरा प्रभाव देखिए, कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। यानी जो हरित क्रांति के यहाँ पर 3 प्रभावों के बारे में बताया गया था, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। तो इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, बड़ी ही आसानी से आपको 3 नंबर जो है मिल जाएंगे। अगला देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अगला है 12 नंबर प्रश्न, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं ये बताइए। यानी जो औद्योगिक समाज है इसकी हमें प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, ये देखिए
दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर देखिए, औद्योगिक समाजों को आत्मनिर्भर के रूप में भी क्या है जाना जाता है। चूंकि औद्योगिक, यहाँ पर देखिए, चूंकि औद्योगिक समाज स्वयं के लिए और कई बार व्यापार के लिए सामान का निर्माण करते हैं, इसीलिए समाज की अर्थव्यवस्था स्वयं का क्या है समर्थन करने में सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री का काम करने और वितरण क्या है, और वितरण भी कई प्रवेश स्तर की नौकरियां पैदा करता है। तो ये औद्योगिक समाज की एक प्रकार से विशेषता है स्टूडेंट। 3 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 13 नंबर देखिए, मास मीडिया क्या है। जो आपका मास मीडिया है ये क्या है, इसके बारे में बताना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और सारे का हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए स्टूडेंट, क्योंकि इस चैनल पर, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर सारे आर्ट स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश को छोड़कर और आर्ट को, यानी जो ड्राइंग हो उसको छोड़कर, सारी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए कराई जा रही है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा देखिए जो प्रश्न है, मास मीडिया क्या है। जो आपका मास मीडिया है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए, मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो गेम्स और सीडी आदि। उन्हें क्या है मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बड़ी बड़ी क्या है संख्या में दर्शकों या श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। यानी जो मास मीडिया है, आप लोगों ने सुना होगा, तो फिल्म जैसे पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, उसके बाद में वीडियो गेम्स और जो भी सारी चीज़ें होती हैं मास मीडिया कहलाती हैं। ये मास मीडिया का कार्य करती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर तीसरा भी प्रश्न हमारा हो चुका है, एक प्रकार से 13 नंबर। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्या है क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। यानी जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके बारे में इसका आपको अर्थ देना है, इसका आपको परिभाषा देना है। अर्थ, परिभाषा और आशय ये तीनों एक ही है स्टूडेंट, याद रखिएगा। एग्जामिनर जो है घुमा फिरा कर आपसे पूछता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि आप शिवम स्टडी नॉलेज चैनल से पढ़ते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न का आंसर देखिए, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। ये देखिए, जनसंख्या विस्फोट से अचानक मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक क्या है आकस्मिक और तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। देखिए बहुत ही आसान इसका क्वेश्चन का आंसर है। 3 नंबर आसानी से यदि आप पा सकते हैं इतना लिख देंगे स्टूडेंट। अपने शब्दों में भी इसको आंसर दे सकते हैं, कोई ये नहीं कि भैया आप किताबी भाषा से ही दीजिए। आप अपने शब्दों में यदि आप पढ़े हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट किस तरह से होता है, तो आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख दीजिए। 3 नंबर जो है आपका एग्जामिनर दे देगा। 15 नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है, इसी तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको हल करा कर देंगे। तो उदारीकरण से यहाँ पर तात्पर्य की बात हो रही है कि उदारीकरण क्या है, उदारीकरण का तात्पर्य बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए, 5वां प्रश्न है, 5वां का आंसर देखिए, उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे जो अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत सरकार द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का क्या है निर्णय लिया था। ये उदारीकरण का एक बेसिकली तात्पर्य है, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से है। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी देख लीजिए, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। और खासकर अब आपका पेपर भी आ गया है, डेट शीट भी आ चुका है, तो अब आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और जितना जल्दी आप जितना ज़्यादा तैयार करे रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है आपका, जाति को परिभाषित कीजिए। यानी जाति किसे कहते हैं, इसका आपको परिभाषा देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, जाति का परिभाषित कीजिए, इसका आंसर देखिए, जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज के प्रकार या किसी भी चीज के प्रकार किसी भी या वंश किस्म ब्रैकेट में देखिए स्पीच क्या है स्पीसीज को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अचेतन इसमें जो है अचेतन वस्तुएं से लेकर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य भी शामिल होते हैं। अंग्रेजी के शब्द कास्टा जो है, अंग्रेजी का शब्द जो है
कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ क्या है भैया, जाति से रिलेटेड है, जाति से इसका परिभाषा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इतना ही आपको लिख देना है, ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है। फिलहाल हमने ज़्यादा बड़े में लिख दिया है, आप इतना ही तक लिख देते हैं तो आपको परिभाषा का 3 नंबर दे दिया जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। 6 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न है आपका, पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। जो आपका पश्चिमीकरण है इसको हमें परिभाषित करना है, तो इसका आंसर देखिए पश्चिमीकरण का तात्पर्य उस सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारत में कुछ लोगों ने क्या स्वीकार किया। ये वो लोग हैं या क्या, ये लोग पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए। इन लोगों ने मध्यम वर्गीय एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। पश्चिमीकरण उपोत्पादन में योगेंद्र सिंह श्रीनिवास, जो पश्चिमीकरण का उपोत्पादन या इसका उत्पादन इन्होंने किया, योगेंद्र सिंह श्रीनिवास ने। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। अगला देखिए क्या है, 18 नंबर आपका प्रश्न है, नातेदारी संबंध क्या होता है इसके बारे में बताइए। जो आपका नातेदारी संबंध है ये क्या होता है, इसका हमें परिभाषा देना है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी हम दे देते हैं। नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित है। रॉबिन फॉक्स ने अनुसार, जो रॉबिन फॉक्स है इनके अनुसार नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात से है, जो कि नातेदारी का संबंध है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से है। नातेदारी किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, इससे भी रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और हमने खासकर जो है समाज शास्त्र का हमने सारा जो है टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है कि A to Z जानकारी हमने दे रखी है स्टूडेंट, याद रखिएगा। A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी हमारी चैनल पर। हर एक प्लेलिस्ट यदि आप चेकआउट करेंगे तो पूरा आपको जो है A to Z तैयारी, आपका चैनल हर एक सब्जेक्ट की A to Z तैयारी का वीडियो आपको मिल जाएगा। और भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आपकी तैयारी को बेटर बनाएगा। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। जो वर्ग आधारित आंदोलन है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो नातेदारी था, नातेदारी के क्या है, वास्तविक ख्यात। अगला देखिए, अथवा कल्पित समरसत्व वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है, ये नातेदारी का प्रकार है। 9 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया था कि वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या है, वर्ग एक कर्म आधारित सामाजिक अवधारणा है। वर्ग आधारित आंदोलन जैसे श्रमिक, यहाँ पर देखिए ये श्रमिक है, जैसे श्रमिक वर्ग आंदोलन और किसान आंदोलन या उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, वर्ग आधारित आंदोलनों में वर्गों को उनके अधिकारों के लिए क्या लड़ने के लिए एकजुट किया जाता है या किया है। तो ये वर्ग आधारित आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। अगला देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगला है हमारा 20 नंबर प्रश्न, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। जो जन्म दर है इससे आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। जन्म दर दर्शाने के लिए किसी एक विशेष क्षेत्र में, ब्रैकेट में देखिए क्या है, जो एक पूरा देश, एक राज्य, एक जिला अथवा अन्य कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, ब्रैकेट बंद, एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई क्या है, जीवंत जन्मों यानी जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की कुल संख्या को उस क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या होती है जन्म दर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जन्म दर की किस तरह से हमने परिभाषा दी है। वीडियो को रोक कर भी आप स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया, आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और इसको आप पढ़ लेंगे तो आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। देखिए हमारा 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय का हमने बता दिया है। अब हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है और खासकर आपको 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। 50 वर्ड्स में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा।
लघु उत्तरीय का प्रश्न है, 6 प्रश्न इसमें भी पूछे गए हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो आपका जाति व्यवस्था है, इसकी जो आपकी प्रमुख व्यवस्था है कि भैया जाति व्यवस्था होती क्या है, जाति व्यवस्था किसे कहते हैं। जैसा कि जाति व्यवस्था के बारे में जैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था, दूसरा हो गया विवाह संबंधी कठोर नियम, उसके बाद में खान पान के नियम, व्यवसाय का विभाजन, ये सारी जो जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं स्टूडेंट, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आगे लिखना भी पड़ेगा। समझ में आ गया। 22 नंबर प्रश्न है आपका, परियोजना कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न है इसका आंसर हमने ऑलरेडी चैनल पर दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे आप। क्लास 12 क्या है, क्लास 12 सोशियोलॉजी, क्लास 12 सोशियोलॉजी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर 22 लगाकर, यानी कोई भी वीडियो आप आल से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, 22 शिवम स्टडी आप हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, आपको वो सारी वीडियोज दिख जाएंगी जो आपको चाहिए स्टूडेंट। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तथा परिवर्तन और इसमें सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भैया सामाजिक परिवर्तन से ये हो सकता है, सामाजिक आंदोलन से ये हो सकता है, दोनों में आपको काफ़ी अच्छा डिफरेंस बताना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। और ये सारे जो इसका आंसर है यानी लघु उत्तरीय का, इसका आपको आंसर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। मैं बता दूं ये जो 23 नंबर प्रश्न है आपका, ये लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट, लास्ट वाला जो आपका चैप्टर क्या है स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, लास्ट वाला चैप्टर है सामाजिक आंदोलन, उसी से लिया गया प्रश्न है आपका 23 नंबर, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर आपका प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका एक प्रकार से उद्देश्य क्या है जो दलित आंदोलन है, इनके बारे में भी आपको डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा, यानी 50 शब्दों में आपको लिखना है। किस तरह से लिखना है यदि आप पढ़ें तो इसका आंसर आप बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। फिलहाल इसका हम वीडियो बना दिया है और एक महातांडव भी क्लास हमने बनाया है जिसमें हमने इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है बताया है, तो जाकर देख सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताना है आपको, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो 6 प्रश्न का आंसर भी आप दे लीजिएगा। अब हमारा आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि केवल 3 ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने? केवल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी अथवा लगकर, यहाँ पर देखिए वो भी अथवा लगकर पूछे जाते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय में 27 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यानी इसकी अवधारणा के बारे में और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनके बारे में आपको बताना है। 8 नंबर का आपका एक प्रश्न है, 8 नंबर का। अब भैया जैसे कि आपको ऊपर वाला नहीं पता है संस्कृतिकरण वाला, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं कि भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। इसका जो शब्द सीमा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि आपको क्या है 100 से लेकर 150 या 125 शब्दों में इसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको इतना ही देना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर जो है 8 नंबर देगा। केवल 3 ही प्रश्न करने हैं दीर्घ उत्तरीय में। 28 नंबर प्रश्न है, दहेज तथा क्या है, दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, हमने इसका भी आंसर बना रखा है, आप सर्च कीजिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न A to Z, जैसा कि हमने आपको बताया स्टूडेंट, A to Z आपको वीडियो मिल जाएगा जो आपको बोर्ड से रिलेटेड आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, नहीं तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा स्टूडेंट, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर प्रश्न में आप चाहे अथवा करके महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना पड़ सकता है। तो जो भी आपको लगे, एक प्रकार से इसमें ऑप्शंस रहते हैं, जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन रहते हैं सही टिक लगाने का, यहाँ पर भी जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उसका आप टिक लगाकर आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ गया। 29 नंबर भी प्रश्न में यही है कि साक्षरताकार पद्धति को समझाइए तथा इसके गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। जो आपका साक्षरताकार है इसके पद्धति को आपको समझाना है और इसके गुण एवं दोषों का उल्लेख करना है। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयारी को बेहतर बनाए। तो हमने बता दिया है 29 नंबर प्रश्न को स्टूडेंट। 29 नंबर प्रश्न के बारे में भी हमने बता दिया, यानी एक प्रकार से जो हमारा ये पेपर है समाजशास्त्र का, जो 7 मार्च 2024 के पेपर में सेम इसी तरीके से जो पेपर आएगा सारा क्वेश्चन बता दिया है और आपके साथ में हमने हल कर रहा है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यदि आपने दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका आंसर हमने क्या ईमानदारी से दीजिएगा स्टूडेंट। आपको आंसर आता है, आपने हमारे से आंसर दिया है तो गलत बात है। आप ईमानदारी से देंगे तो आप काफ़ी अच्छा तरक्की करेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी ही चलती है, वहाँ पर कोई नकल नहीं होता है। वहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप से करनी है, आप ही अकेले रहोगे, वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। आपका दोस्त भी जो होता है वो अपने पेपर में ध्यान देगा, वो आप अपने पेपर में ध्यान देगी। कैमरा सामने लगा होगा, बस आपको क्या है, आपको अपनी सोच से लिखना है, अपने आप से लिखना, अपने क्वेश्चन जो ने आपने एक साल जो तैयारी की है उसी के हिसाब से लिखना है स्टूडेंट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।